नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म नगर टीवी पर। प्यारे दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं माननीय रूप सिंह जी के यहाँ, जिन्हें नेताजी के नाम से भी अधिक जाना जाता है। वो लोकप्रिय हैं इस नाम से। और जैसा कि आपने हमारे पहले चैनल पे भी इनका एक पहले इंटरव्यू देखा होगा, जो काफ़ी आप लोगों ने सराहा, काफ़ी पसंद उसे किया। तो आगामी चुनावों को लेकर वो क्या सोच रखते हैं, और साथ में हम उनसे ये जानेंगे कि जिस तरीके की दावेदारी उनके द्वारा ठोकी गई टिकट के लिए, तो उनको उनके हिसाब से वो कहाँ पिछड़ गए उसके बारे में भी जानेंगे। और उन्हें क्या लगता है कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, उन सब के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो नेताजी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते भाई साहब, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपके लिए जाना। नेताजी, सबसे सीधा और सिंपल सा सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी या कोई और? आमिर भाई, वैसे तो आपको सबको जानकारी है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है जी। जिस तरह के सर्वे भी आ रहे हैं। और हम लोगों को पिछले 6 महीने से हमने पूरे क्षेत्र में जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से अन्य जो भी कार्यक्रम थे भाजपा के, उन सब में हमने पूरे विधानसभा का भ्रमण किया। जनता की शुरू से ही भावना थी कि भाई बीजेपी को लाएंगे। चाहे बेशक विधायक ने काम किए, उसमें कोई डिनाइट नहीं है, लेकिन जिस तरह का एक उनका व्यवहार रहा, एक अपने समुदाय के प्रति ज़्यादा सॉफ्ट रहे, तो दूसरे लोग जो है उनकी इस बात से लेकर के नाराज रहे। और जिस तरह का कांग्रेस का पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और जो जो उनकी नाकामियां रही, उन सब को लेकर के जनता का बदलाव का मूड था शुरू से। और इसीलिए वैसे राजस्थान की प्रपार्टी भी है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो बीजेपी का आना तय है। और उसी में भरतपुर की जो 7 विधानसभाएं हैं, मेरा सोच है कि भाई 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन सर, दूसरी तरफ हम देखें कि चुनाव बिल्कुल सर पे आ गए हैं, और लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी ने अभी तक सीएम का चेहरा किसी को नहीं घोषित किया है। तो आपको नहीं लगता कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? क्योंकि वर्तमान बीजेपी की कार्यशैली को अगर आप देखें तो सीधा सीधा इशारा करती है कि वो वसुंधरा जी को साइडलाइन करना चाहती है। तो क्या इसका खामियाजा राजस्थान में उनको भुगतना नहीं पड़ेगा? जी नहीं, अब से पहले भी जो भी चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा के हुए, उत्तर प्रदेश के हुए, भाजपा ने कहीं पहले प्रत्याशी घोषित नहीं किया सीएम का। और ये सारा लोग जानते हैं भाई वर्तमान में वसुंधरा जी को केंद्रीय नेतृत्व की मंशा है कि उसको शायद सीएम नहीं बनाए, इसीलिए उनको एक तरह से कमल का फूल ही पार्टी का निशान रखा है। कोई व्यक्ति तय नहीं किया और इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो सीएम है वर्तमान में, जो सीएम गहलोत जी हैं, वो गुड गवर्नेंस और अपने कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उन्होंने गुड गवर्नेंस दी है तो लोग उन्हें दोबारा से मौका देंगे। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो बीजेपी के पास ऐसा कोई ठोस मुद्दा नहीं दिखाई देता है। वो उसी पुराने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर घसीट रही है। तो क्या लगता है कि अब की बार जनता ये देखेगी या फिर मुद्दे के ऊपर राजनीति होगी? देखिए भाई साहब, 4.5 साल कांग्रेस ने सिवाय आपस की लड़ाई के अलावा, कुर्सी बचाने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं। पूरा देश जानता है कि राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हम कुर्सी को लेकर के खींचतान चली रही है। आपने देखा है कि बीच बीच में विधायकों को लेकर के मानेसर चले गए, और सिवाय कुर्सी बचाने के अलावा गहलोत ने कुछ किया नहीं। अब अंतिम समय पर जिस तरह से ये योजनाएं इन्होंने दी है, चाहे वो मोबाइल की सही या राशन किट की बात सही, लोग सब समझते हैं। चाहे बिजली फ्री की बात हो, वादे तो कांग्रेस पहले भी करती है, हर घोषणा पर जी हाँ रेडिया मानते हैं, क्योंकि वायदे ये करते हैं, उन वायदों को तो ये पूरा करते नहीं है कभी भी। पिछली बार वादा किया था, किसका पूरा किया? किसानों के साथ छलावा हुआ, कर्ज माफी का, बेरोजगारों के साथ छलावा हुआ। और जिस तरह से राजस्थान में बच्चों के भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है, हर घर में कोई न कोई नौजवान नौकरी की लाइन में है,
जी। बड़ी मेहनत करके वो तैयारी करता है, घर वाले उसको जैसे तैसे करके पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं और परीक्षा देता है, वो पेपर लीक हो जाता पेपर लीक होते हैं, जो पैसे देते हैं उनके बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और गरीब का बच्चा मेहनती होकर के भी अच्छा पीछे रह जाता है। प्रतिभाशाली होकर के भी वो नहीं लग पाता। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि सब लोग समझते हैं और सिवाय इनके झूठ बोलने के कांग्रेस के नेतृत्व ऊपर से ही, राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, अब इनकी बात पर विश्वास जनता नहीं करती। नहीं, जैसे अभी आपने चुनावी रेवड़ियों की बात की, तो ये तो हर सरकार करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर एमपी में हम बात करें तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय पे बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे अभी उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई है और भी बहुत सारी राशन किट से संबंधित योजनाएं चलाई। उनको तो बीजेपी जन कल्याणकारी योजना बताती है, और यही काम अगर कांग्रेस राजस्थान में कर रही है तो उन्हें रेवड़ी कहा जाता है। ऐसा क्यों? मैंने इसलिए ये आपको नहीं लगता है? मैंने इसलिए इस शब्द का जानबूझ करके उपयोग ही नहीं किया, रेवड़ी बांटने वाली बात। जी। मैं भी समझता हूँ कि जनता का पैसा है, जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ जनता के लिए 5 वर्ष तक फ्री राशन की व्यवस्था की है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता के लिए करनी चाहिए, लेकिन ये केवल और केवल अब चुनाव तक के लिए हैं इनकी योजनाएं। उसके बाद इन योजनाओं को ये जब इनका काम निकल जाता है तो बंद कर देते हैं। जो झूठे वादे की बात मैं कह रहा हूँ, भाजपा जो वादा करती है उसको 100% पूरा करती है। लेकिन नेताजी, अगर बात योजनाओं को चालू रखने की बात है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब राजस्थान में एक सभा की तो उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि वो गहलोत जी के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उनको जारी रखें। अगर ये योजना सिर्फ चुनावों तक के लिए होती तो मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, जो कर रहे हैं वो पैसा कोई मुख्यमंत्री की जेब का पैसा नहीं है, उसके घर का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, जनता के लिए करना है, अच्छी बात है। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो जिसका नाम बदल करके इंदिरा रसोई किया है इन्होंने, या बिजली पर कोई किसान के लिए ये सब्सिडी दे रहे हैं या जो भी उसका 1000 रुपया माह कम कर रहे हैं, तो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, मैं उसके लिए नहीं कह रहा। लेकिन ये जो और लंबे लंबे वादे अपने मतलब की पूर्ति के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो और झूठे वादे करते हैं, मैं उनकी बात पर फोकस कर रहा हूँ। जनता के लिए कोई कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अब आप केंद्र की देखो ना, कोई घर ऐसा होगा जिसके पास केंद्र की योजना का कोई ना कोई लाभ नहीं हो। हर किसान को वर्ष में 6000 रुपये मिलना, फ्री के सिलेंडर, हर घर को बिजली, चंबल का पानी हर घर में। सिलेंडर कैसे? इन्होंने जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, लेकिन उज्ज्वला योजना को आपको पता होना चाहिए उसके सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं हुए। नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं कहा भैया हमेशा फ्री भरेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उस समय तो उनको निःशुल्क दिए, उसके बाद तो जो उसका तय है रिफिलिंग का वो तो करना ही था। कनेक्शन फ्री देते हैं बिजली के। रसोई की बात करें तो फिलहाल पूरे देश में सबसे कम दामों पर सिलेंडर यदि देखा जाए तो राजस्थान सरकार दे रही है। अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स वैट राजस्थान सरकार ले रही है। हाँ, बिल्कुल। बिजली पर सबसे ज्यादा दाम राजस्थान सरकार ले रही है। तो अगर ये गरीब के लिए 500 रुपये का सिलेंडर करते हैं, भाजपा ने भी ये घोषणा की है कि वो भी 500 रुपये में छत्तीसगढ़ में घोषणा है वो देंगे। अच्छा, तो करना, कम करना गरीब के लिए अच्छी बात है सरकार की। पैसा भी तो, टैक्स भी तो हमारा भी देते। चलिए, ये तो हुई सर प्रदेश की बात, राष्ट्र की बात। अब हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की हम बात करते हैं तो आप क्षेत्रीय स्तर के बहुत प्रमुख नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं जितना हम ये जानते हैं। तो अगर हम देखें भूतपूर्व विधायिका जो है नेताजी, उनके खिलाफ बगावत का झंडा जो सबसे पहले बुलंद यदि किसी ने किया तो उसमें नेताजी का नाम आता है। और ऐसा है भी, वो खुलकर सामने है, ऐसा नहीं कि उन्होंने पीछे से कहा हो, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपनी दावेदारी भी ठोकी। तो नेताजी को क्या लगता है कि टिकट की दौड़ में जो सबसे आगे थे वो पिछड़ कैसे गए, क्या रीजन रहा? देखिए साहब, ये तो राज्य की जो भाजपा की कोर कमेटी है,
केंद्र की है, अंतिम निर्णय तो केंद्र ही करता है। जी। पहले जो मांगते हैं आकांक्षी बहुत होते हैं, हम थे, हमारे साथ और बहुत सारे लोग थे, अपने अपने सबके सिफारिश के सूत्र भी होते हैं, और जिसके भाग्य में होता है या जिसकी ज़्यादा जोड़ तोड़ होती है। और इस बार जैसा सुनने में आया है, अभी आप खूब स्पष्ट कहा है, ऋतु बनावत ने कहा है, कई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इनमें इस बार कुछ गड़बड़ हुई है, पैसे का लेन देना भी हुआ है टिकट वितरण में। जी। तो अब छोटा कार्यकर्ता, हम जैसा कार्यकर्ता, पार्टी नहीं देख पाई हमारी निष्ठाओं को, हमारे काम को, उसको, तो सब सिफारिश के आधार पर ही मिलते हैं टिकट। तो मैं विरोध अनीता जी का, अगर कोई गलत काम थे तो मैंने उनका विरोध किया, जरूर किया। मैं तो अभी भी कहता हूँ कल को विधायक बन जाए जवाहर सिंह जी, और मुझे उनकी कोई नीति गलत लगेगी तो मैं उनके बारे में भी गलत कहूँगा। साफ बात कहना कोई बुरी बात नहीं है। सबको बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, सच्ची बात कहने का तो कम से कम अधिकार होना ही चाहिए। झूठ किसी पर आरोप लगाए तो बात अलग है। बाकी ये है कि भाजपा इस बार सरकार बना रही है राज्य में, और भरतपुर की 7 सीटों को जीतेगी। तो नेताजी, मेरा अगला सवाल थोड़ा तीखा भी हो सकता है कि आपको नहीं लगता कि आपकी इस बगावत ने सुधरावली गांव की राजनीति का भविष्य जो है अंधकार में डाल दिया? एक ऐसा गांव जहां से एमएलए है, जहां से एमपी है, जहां से प्रधान है, अन्य छोटे राजनीतिक पद भी लगभग उसी के पास थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन यदि मान लीजिए कि जवाहर सिंह मेडम जी ये जीत जाते हैं, वो एमएलए बन जाते हैं, तो क्या दोबारा से सुंदरावली गांव के पास इस टिकट का आना या सीट का आना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो राजनीति कोई स्थायी भी नहीं है यहाँ। आपने देखा पिछला रिकॉर्ड नगर का, 2 बार से ज्यादा यहाँ किसी को मौका नहीं मिला, चाहे वो आदरणीय संपत सिंह जी हों, महाराजा जी हों, अनीता जी हों। ये जीवन भर का पट्टा। यहाँ वो राजनेता नहीं है जो पश्चिमी राजस्थान में 8-8 बार, 9-9 बार, 10-10 बार जो जीत रहे हैं लगातार। हमारे यहाँ नेताओं में ही कमी है, क्यों नहीं जीतते वो लगातार? उनकी खुद की कमी के कारण है, जनता तो वोट देती है। और रहा सवाल इस बात का कि गांव सुधरावली में से राजनीति जाएगी कि आएगी, ये तो सब समय बताएगा, भविष्य बताएगा। फिलहाल तो भाजपा ने टिकट दिया है जवाहर सिंह जी को, और हम सब प्रयास करेंगे कि वो विधायक बने। और अगला किसने देखा है, हो सकता है उनका कोई बहुत अच्छे काम रहेगा तो जनता दोबारा, पार्टी उनको मौका देगी, जनता भी दे सकती है। और ऐसे नहीं है कि एक बार बन गए दोबारा नंबर नहीं आया, ये भी तो है। हाईएस्ट का रिकॉर्ड 2 बार का बताया मैंने, वरना तो एक बार नहीं चलेंगे। गोपी जी आंधी तूफान की तरह आए थे और नामो निशान मिट गया। मुराद जी एक बार बने, तो ऐसे भी कई लोग रहे हैं यहाँ जो ठीक नहीं संभाल पाते क्षेत्र को, दोबारा नंबर नहीं आता। और ये तो विधानसभा है, उसमें सुंदरावली हो, कोई और गांव हो, आपका हो, हमारा हो, कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय आया था जब सांसद भी बन गए भाई आदरणीय रतन सिंह जी, कांग्रेस का टिकट मिल गया जी। अभी जवाहर सिंह जी है, आगे चल करके इनसे बड़ी पकड़ किसी और की बन गई भाजपा में, पार्टी उनको भी दे सकती, मौका दे सकती है जी। और इसके लिए प्रयास हमारे निरंतर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इस बार टिकट नहीं मिला तो हमने क्या राजनीति छोड़ दी हो, क्या संन्यास लिया हो। हम तो कहते हैं भाई ठीक है, हमारा हालांकि सीमा आयु की भी बंधन होती है जी जी बिल्कुल। यूँ तो अमीन जी को सिर्फ से 84 वर्ष की उम्र में भी टिकट दिया है बिल्कुल, लेकिन फिर भी पार्टी ने जो तय कर रखा है उस सीमा तक हम तो यहाँ से आगे चाहिए कि हमारा बेटा है डॉक्टर ऋतुराज, हम उसको कहेंगे भाई आप जनता की सेवा करो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से सेवा करो, सेवा करो। और सेवा करोगे तो जनता भी देखेगी, पार्टी भी देखेगी जी 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 बिल्कुल। तो जवाहर जी का बनना, उन्होंने अपने एफर्ट्स से, अपने प्रयासों से, अपने 15 वर्ष के उन्होंने घर नहीं देखा और भाजपा में रात और दिन लगे रहे, उसका उनको इनाम मिल गया जी जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो जवाहर सिंह मेडम जी की तरफ जो हमारा सवाल वो कहीं ना कहीं उनके साथ वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा है जो अनीता जी के साथ।
इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अनीता जी को बाजार से पूरी लगभग वोट जाती थी, हालांकि वो तो रहती है थोड़ी बहुत इधर उधर, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन शायद ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता कि जवाहर सिंह जी वो करिश्मा नहीं कर ये पाए? बात सच है आपकी, क्योंकि अनीता हो, मैं स्वयं 35 वर्ष से भाई गांव में जन्म सुंदरावली में लिया, पढ़ाई कहीं बाहर करी, बीकानेर पढ़े, जयपुर पढ़े। उसके बाद हमारा जो कार्य क्षेत्र रहा है वो हम भी कस्बे में रह रहे हैं, तो हमारे घर परिवार जैसे पूरे कस्बे में सबसे घर परिवार के रिश्ते हैं, हलन है, चलन है, आना है, जाना है, नित्य का मिलना है, जी। तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिल रहा था। और फिर 95 में अनीता जी राजनीति में प्रवेश कर गई, और 95 से लेकर के फिर जरूर जुड़ाव जनता का और इस कस्बे का रहा है। जवाहर जी राजनीति करी है उन्होंने अब तक, चाहे वो धौलपुर हो, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में उनका पार्टी के नाते प्रवास रहा है। यहाँ वो कम रह पाए, इसलिए हर व्यक्ति से उनका जुड़ाव नहीं हो पाया, ये हम मानते हैं इस बात को। लेकिन जनता तो कांग्रेस और भाजपा को तोल करके वोट देती है, जी। उसमें व्यक्ति की भी बात पीछे रहती है, पार्टी की बात पहले आ जाती है। और जो ये समाज है, ब्राह्मण, वैश्य, जिसको सवर्ण आप जो कह रहे हैं, वो ज़्यादातर मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो इसमें हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन दूसरी तरफ यदि देखें तो नगर विधानसभा की सीट में चाहे कांग्रेस से कोई गुर्जर हो, मुस्लिम हो, चाहे बीजेपी से हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी की वोट से नहीं जीत पाया, नहीं, उसे दूसरी कम्युनिटी की वोट चाहिए, निश्चित रूप से, और उसके लिए एक व्यक्ति को सर्व समाज की सहमति होना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अनीता जी में जो कम्युनलिज्म था, जो जातिवाद था, वो शायद नहीं था। वो किसी के खिलाफ अनर्गल बयान नहीं देती थी, वो आपसी मतभेद हैं, सबके हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जवाहर सिंह बेगम जी की बात करें तो उनके साथ बहुत सारे लोगों के मतभेद हैं। जैसे मैं आपको पुराना अगर सिनेरियो दिखाऊं तो गोपालगढ़ कांड में उनकी सीधी सीधी प्रत्यक्ष भूमिका थी। उसके अलावा मैं परसों का आपको वाकया, अगर जवाहर सिंह जी ये देख रहे हैं तो कल या परसों उनका स्वागत रखा गया रायपुर में, रायपुर भटपुरा पंचायत में, हाँ। जो मुस्लिम बाहुल गाँव है, और उसके अलावा वहाँ प्रजापत और कुछ दलितों की वोट्स भी हैं। जी हाँ। दलितों और प्रजापतों ने उनका सम्मान किया। वहाँ पर उस सम्मान समारोह में मुस्लिम भी आए और बाकायदा एक मेहमान की तरफ से स्वागत किया। जी। वहाँ पर जवाहर सिंह बेगम जी के बयान है कि यहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के पक्ष में नारा देते हैं, यदि एक अगली बार ऐसा कुछ करे तो मेरी टीम आपके साथ है। और दूसरा, जब आप एक प्रत्याशी के तौर पर किसी गांव में जाते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी का भी, सबसे राम राम श्याम श्याम होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी झेलनी नहीं पड़ेगी उनको। ये देखिए, क्षेत्र में सामंजस्य, माना उन्होंने सोचा होगा कि ये वोट मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी राम राम श्याम श्याम सबसे रखनी चाहिए एक प्रत्याशी। ये रहना चाहिए, क्षेत्र में अच्छा सद्भाव हो, भाईचारा भी हो, लेकिन ये तो भाईचारा भाव भी हो, सीधे नहीं रखना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन अपना नगर है, कामा है, रामगढ़ है, तिजारा है, यहाँ ये भी भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनको ये भी लगता है कि यहाँ ध्रुवीकरण से चुनाव जीता जाएगा। तो कुछ लोगों का होता है कि भाई इसको चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया जाए, तो हिंदू एक तरफा होगा तो चुनाव जीत जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा है, तो मैंने सुना नहीं। मैं अभी आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय मैं दर्शकों को बता दूं कि ये रात का समय है, लगभग 8-9 बज रहे होंगे, और अभी हम जो आए हैं सीधे वो रायपुर भटपुरा पंचायत से आए, और लोगों के बीच में वहाँ पर खासी नाराजगी है, और ना सिर्फ मुस्लिम समुदाय के बीच में, इवन चाहे वो प्रजापत समाज हो, चाहे दलित समाज हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ऐसा ध्रुवीकरण की बात कहता है, तोड़ने की बात कहता है, हम उस नेता के खिलाफ है। और उन्होंने बाकायदा हमें इसके वीडियोज भी दिए कि उन्होंने क्या कहा इस सभा में, जो मुझे लगता है गलत है। तो मैं नेताजी ये जानना चाहूँ, जहाँ पर जो बात आपने ध्रुवीकरण की जातिगत ध्रुवीकरण की बात की, तो हमेशा ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि ये ऐसे बयान सिर्फ बीजेपी की तरफ से आते हैं? चाहे वो हाल ही में तिजारा में आपने देखा होगा, संदीप दायमा ने जो कहा वो भी बहुत गलत था। गलत कहा, उसके लिए माफी भी मांगी है। तो हम तो कह रहे हैं ना कि तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है।
भाई आपने अभी कहा कि अनिता जी ने कभी ध्रुवीकरण करके वोट नहीं मांगा, ठीक है ना। हो सकता है कोई बात जवाहर सिंह जी ने कही होगी, आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कहा है, तभी तो आप कह रहे हैं जी। तो मेरी तो इसमें यही मान्यता है कि भाई पहली बात तो यह है कि क्षेत्र में प्यार प्रेम भाईचारा सद्भाव होना चाहिए। और वाजिब अली जी का जो अब कठिन रास्ता दिख रहा है राजनीति में आने का, मैं तो उसके पीछे भी कह रहा हूँ कि उनका भी तुष्टिकरण का बात मुद्दा ज्यादा है। बिल्कुल, अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो शायद दोबारा बने थे न महाराजा जी, बिल्कुल, वो उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो ऐसा नहीं सोचते थे। जैसा भाई आदरणीय विधायक जो है ना वाजिब अली जी, जो उनके ऊपर ठप्पा लगा है, और उनके समय में कुछ इस तरह के काम हुए हैं छोटे मोटे जिसकी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। जैसे कि अब जैसे मैं तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ गौकसी का है, पहले भी चल रहा होगा, जी लेकिन अब इनकी खुद की गाड़ी में बताते हैं लोग, अच्छा। पालकी से जो गाड़ी गई और जो बेरू में पकड़ी गई उनका इनके ऊपर था वो आरोप। बाकी के काम तो इनके इशारे पे होते हैं नहीं होते हैं, जनता तो कहती है कि भाई विधायक के इशारे पे हो रहे हैं, चाहे वो उन ठगी का काम हो, चाहे गौकशी वालों को प्रेशर देना, तो वो उनके ऊपर आ रहे हैं ना। तो जो हिंदू समाज है वो उनकी इस बात को लेकर के उनको वोट आहत हो रही है, उनको वोट कम देना चाहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा जवाहर जी को भी लगा होगा कोई बात, तो कहा होगा उन्होंने। बाकी हम तो यही चाहते हैं भाई अच्छे से अपनी बात कह करके अपनी बात कहो, मतदाता आप प्रभावित होगा आपसे, हाँ, और वोट देगा। विकास के नाम पर जो है वो अपनी बात कह करके, हाँ हाँ। नेताजी ये बताइए कि आप, क्योंकि आपकी जितनी समझ आपकी राजनीति में शायद हमारी उतनी है नहीं, और जाने कब तक हो पता नहीं, तो नेताजी से मैं सीधे शब्दों में पूछूं कि वो नगर विधानसभा के चुनावी गणित को किस तरीके से देखते हैं कि अगर बीजेपी जीतेगी तो कितने वोट्स उसको मिलेंगे, कांग्रेस को कितने मिलेंगे, आपका समीकरण क्या है? देखिए साहब, उम्मीदवार जो होता है ना, अभी 5 लड़ रहे हैं जी, ये पांचों जीत रहे हैं जी, लेकिन आप जैसे जो मीडिया कर्मी हैं, आप सब जगह जा रहे आ रहे हैं, एनालिसिस तो सही मायने में ये आपका सही होता है, हमारा भी नजरिया नहीं सर, अनुभव भी नहीं, हमारा खुद का नजरिया भी एक पार्टी विशेष के होने के कारण, क्योंकि 43 वर्ष से भाजपा बनी है तब से भाजपा में है, तो हमारा भी सोच पार्टी की तरफ हो सकता है। जैसा मैंने आपको कहा है कि हम तो भरतपुर की 7 सीटें जीत रहे हैं जी, और ये इसमें कितनी सच निकलेगी कितनी नहीं, लेकिन एक पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते हमें बोलना ही पड़ेगा ये। जी जी। और जातीय समीकरण तो क्या है कि मैंने आपको कहा अनौपचारिक बातचीत में भी कि ये चुनाव साफ 3 जातियों का अपनी अपनी जगह पे है। गुजर जवाहर सिंह जी भाजपा के लिए, भाई नेम सिंह जी के लिए अपना जाट समाज तो है ही, और अब ऐसा लोग कहते हैं कि भाई भीम आर्मी का चंद्रशेखर का प्रभाव ज्यादा चल रहा है, तो जाटव समाज भी पहले तो बहन मायावती जी के साथ पीछे रहता था, अब सुनते हैं कि युवा वर्ग जितना भी है वो सब चंद्रशेखर के साथ में, तो हो सकता है भाई उनके साथ चंद्रशेखर वो समाज उनके साथ रहे, जाट और जाटव का पैक्ट के आधार पर वो अपनी जीत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लोकनायक जयनारायण जी ने भी कहा था कि भारत का लोकतंत्र जातिगत है, जातिगत रहेगा और ऐसा ही चलता रहेगा, उससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम नगर की बात कर रहे हैं तो नगर में जो नेम सिंह फौजदार है, जो आजाद पार्टी से अपनी उम्मीदवारी घोषित कर चुके हैं, तो जो जाट वोटर्स जो कोर वोट बैंक था बीजेपी का, वो उनके साथ जा रहा है, कहीं पे दलित भी जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा? निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, पिछली बार भी यही नुकसान हुआ है भाई। दूसरे नंबर पर इन्होंने 37,000 वोट ली, तो उसमें अकेले जाट समाज की वोट नहीं थी ना, उसमें भी चाहे वो सीकरी के तरफ का जो हिंदू समाज है, हेलो, उन्होंने नेम सिंह जी को वोट दिया, तो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया और भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया, तीसरे और चौथे नंबर पर धकेल दिए और दूसरे नंबर पर वो आए। अब वो कितना उनकी तरफ जाएगा ये तो समय बताएगा, असली तस्वीर तो 20 नवंबर के बाद स्पष्ट होगी
और जहाँ तक ये है कि भाई भाजपा को जाट मतदाता भी मिल रहा है, हाँ, तो 100% ये नहीं भी कहा जा सकता है भाई गुर्जर कुछ न कुछ नेम सिंह को भी चाहेगा, चाहे वो प्रतिशत उसका कुछ भी हो। लेकिन मैंने आपको कहा कि भाई जब हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो वोट में बहुत बड़ा अंतर है। जी, अपने मुस्लिम समुदाय की वोट से 3 गुना है हिंदू समाज की वोट, उस आधार पर भाजपा का पल रहा है, भारी लग रहा है। लेकिन अगर अपने चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी को दो फैक्टर से लड़ना पड़ रहा है। एक तो नील सिंह फौजदार हो गए, दूसरा आप जो अपने नगर के डॉक्टर गोविंद शर्मा जी वो भी खड़े हो गए, और इतने सीनियर लीडर हैं तो कहीं ना कहीं बाजार को भी उनकी तरफ झुकना पड़ेगा। निश्चित तो रूप से उसका तो सीधा सीधा नुकसान इनको बीजेपी को नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है। बाजार का जो वोट बीजेपी की तरफ जाता है हर जगह, जी, नगर ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा की तरफ शहर कस्बों का रुझान ज्यादा रहता है। और डॉक्टर गोविंद के खड़े होने से मेरा मानना है कि भाजपा को नुकसान है, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण वैश्य ऐसे तो सभी जाति बिरादरी समाज रहते हैं, लेकिन जहाँ हवा भी बाजारों से बनती है। बिल्कुल सही, किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। और अब डॉक्टर के होने के कारण हो सकता है कि शहर का मतदाता अपना जो बात है वो गांवों का भी कोई खरीदार आता है तो वो अपनी बात दुकान पर बैठे बैठे उसको कर देता है पास, और उससे एक माहौल क्रिएट होता है। जी, आने वाले समय में पता लगेगा कि शहर का मतदाता कुछ बोलता है या डॉक्टर की वजह से शांत चुप रहेगा। जी, भाजपा का नुकसान दिखाई दे रहा है, दिखता है, बिल्कुल दिखता है। तो इन सब के बावजूद भी आपको लगता है कि बीजेपी इस बार जीत हासिल कर पाएगी? जी हाँ, भाजपा जीतेगी। मैं तो आपको पहले कह दिया, फिर कह रहा हूँ कि जैसे क्लीन स्वीप पिछली बार कांग्रेस ने किया था भरतपुर में, ऐसे ही आपकी भारतीय जनता पार्टी। नेताजी का भविष्य क्या है राजनीति में? अब देखिए अगर नेताजी से पूछे कि नेताजी अगले 5 साल में कैसे देखते हैं, इन 5 सालों में वो क्या कुछ कर रहे हैं, और जैसे आगे जो अपनी दावेदारी को एक कद्दावर तरीके से, ठोस तरीके से रख सके। जिस तरह अब तक सेवा करते आए हैं, स्वयं के लिए नहीं दूसरे के लिए, कोई आधी रात भी कोई फोन करेगा, हम लायक जो भी सेवा होगी हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और लगातार सतत सेवा करते रहेंगे। हम राजनीति से कहा ना मैंने आपको कि भाई हमने कोई संन्यास नहीं लिया, कोई कमी बेसी रह गई है पार्टी में उनको भी ठीक करेंगे अगले बार के लिए। दावेदारी हमारी बिल्कुल आज से ही रहेगी, हमें आगे तक आज से ही रहेगी। और रहे छोटे चुनाव का, कोई समय आएगा तो उस तरह का निर्णय लेंगे, अन्यथा कोई छोटे चुनाव का कोई मानस नहीं है। अब यूँ तो ठीक जिला बना है, जिले का में भाजपा का भी गठन होगा, कांग्रेस का भी गठन होगा, पार्टियों के गठन भी होंगे। इसके अलावा जो पंचायत राज के चुनाव होते हैं वहाँ जिला प्रमुख का भी चुनाव होता है जिले में। जी बिल्कुल, पंचायत समितियों में प्रधान बनते हैं। बिल्कुल, तो जैसा समय आएगा उसका देखा जाएगा, अभी से उसके लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं आप सीधे सीधे इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दावेदारी ठोक रहे प्रधानी के लिए, देन एमएलए पद के लिए बराबर रहेगी। हमने कहा नहीं कि हमने कहा उसके लिए, हमने कहा भाई हम मान लीजिए कुछ बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं है अभी, हाँ सही कि काम नहीं कर सकते, एकदम आपकी कृपा से बिल्कुल स्वस्थ शरीर है बिल्कुल कहीं भी जाने आने में, लेकिन इसके लिए हमने कहा है अपने ऋतुराज को कि भाई आपको सेवा करनी है, बिल्कुल सेवा ही परमो धर्म है। युवाओं राजनीति में कोई मिलो मत मिलो, लेकिन आप सेवा करोगे, आप जनता में काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। मानव जीवन में लाए ना तो सेवा करनी ही चाहिए। राजनीति में तो आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक, प्रयास उसके लिए सतत रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भविष्यवाणी ये नहीं है कि एक बार मान लीजिए वाजेवाली जी बन गए तो क्या लगातार 4 बार 6 बार यही बनते रहे। नहीं ऐसा अभी जवाहर जी बन जाए एक बार तो ऐसा नहीं है कि भाई ये तो हमेशा के लिए रिजर्व हो गई। नैम सिंह जी बन जाते हैं तो उनका तो कोई दल ही नहीं है, उनका तो बेचारे का कोई दल ही नहीं है। अब कोई बात हो जाएगी तो आगे देखेंगे। जी चलिए, आपके लिए हम भविष्य के लिए आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं, ऋतुराज जी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने